कल 26 नवंबर एक बड़ा एहतजाज, एक बड़ा लॉन्ग मार्च। इमरान खान जख्मी है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अपनी कौम के लिए मैं निकलूंगा और वहां पर वो जाएंगे। मैं अपनी कौम के लिए जा रहा हूं और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आएगी। मैं जो अपनी कौम को बताना चाहता हूं, कौम जब आज़ाद होती है ना तो उसमें दो पहलू होते हैं। एक तो कौम आज़ाद होती है इंसाफ से, इंसाफ हमें हुकूक देते हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करता है इंसाफ का निज़ाम। कल जब आर्मी चीफ का तकर्रुर हो रहा था तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी थी, लेकिन आपने सदर मुमलिकत से मुलाकात भी की, उसके बाद सब कुछ ओके कर दिया। आपको लगता है कि जो जेस्चर आपने दिया है ये ट्रांसलेट होगा और आप जो अमली जद्दोजहद कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए वो आपको अब नज़दीक नज़र आ रहे हैं? ये जो लोग बात करते हैं कि हमारी फ़ौज से लड़ाई हो जाए, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, आज़ादी मैं चाहता हूँ। अगर एक मजबूत आपका डिफेंस ना हो आप आज़ाद कैसे हो सकते हैं? और मैं वो आदमी हूँ जो समझता हूँ कि ग़ुलामी से बेहतर मौत है। मेरे ख्याल में इन्होंने आर्मी चीफ को मुतनाज़ा किया क्योंकि उन्होंने स्टैंड पूरा लिया कि जी हमें ये पसंद है। हम ये कहना चाहते थे कि आइन और कानून आपको अगर ये मौका देता है, हालांकि नवाज शरीफ का कोई राइट नहीं है आर्मी चीफ को सिलेक्ट करने क्योंकि वो मफरूर है, सजाए याफ्ता है, ना ही शहबाज शरीफ को है क्योंकि इसको वो FIA के अंदर 16 अरब रुपए पे सजा होने वाली थी इसके बेटों को। क्या ये लोग अहलियत रखते हैं कि मुल्क में मेरिट पे इतना अहम ओहदा नेशनल सिक्योरिटी का उसका हेड चूज करें? मेरे ख्याल में इनको नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन की डिमांड है, अगर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे और कहीं पर गवर्नमेंट के जहन में आती है या उन्हें बताया जाता है कि आप इलेक्शंस के लिए जाएं तो बहुत सारे मसाइल के लिए आपको बैठना पड़ेगा। बात सिर्फ एक चीज़ है, क्या आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं? अगर नहीं करवाना चाहते तो बात हमने इनसे क्या करना? उन लोगों से मैं क्या बात करूं जिन्होंने आके मुल्क का बेड़ागर करके रख दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आज आप प्रोग्राम तज्ज़िया का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। मैं ज़मान पार्क में हूँ यहाँ और मेरे साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मौजूद हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये। कल 26 नवंबर एक बड़ा एहतजाज, एक बड़ा लॉन्ग मार्च। इमरान खान ज़ख्मी है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अपनी कौम के लिए मैं निकलूँगा और वहाँ पर वो जाएंगे। और जो गुज़श्ता कल था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, बहुत इवेंट्स हुए। कुछ लोगों को बहुत तवक्कुआत थी कि शायद एक दफ़ा जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको लड़ा दिया जाए पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, लेकिन कल जो फ़ैसले हुए उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो बाद में आएंगे। लेकिन एक सेंस ज़रूर इससे प्रिवेल कर रही है इस वक्त कि सबसे बड़ी पार्टी के कायद ने अगर कोई पाकिस्तान की फ़ौज को तहरीक इंसाफ से लड़ाने की साजिश कर रहा था तो उसको नाकाम बनाया। आज इन्हीं मामलात पर इमरान खान साहब से गुफ्तगू करेंगे। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफ़ियत में टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं जो कल 26 नवंबर को जो आप कराची पिंडी जा रहे हैं, इतनी आपकी तबीयत है, इसके बावजूद क्या आपका एम क्या होगा, मकसद क्या है कल आपका? देखिए सभी, अब मैं अपनी कौम के लिए जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कौम मेरे लिए आएगी कल। मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि देखें, हमने दुनिया में सारी निज़ाम देखे हैं। बरतानिया का 20 साल अंदर से रह के मैंने उनका सिस्टम देखा हुआ है। दुनिया देखी है इस उम्र में, 70 साल में कोई शायद ही मुल्क है जो मैंने नहीं देखा। देखिए, मैं हमेशा अपने मेरे में ज़हन में ये था कि पाकिस्तान को एक आज़ाद, एक खुददार, एक तरक्की याफ्ता, एक दुनिया में मिसाल बनने वाली कौम बनना चाहिए था। हम जब क्रिकेट खेलते थे तो हमें कोई पूछता नहीं था। जब हमने क्रिकेट मैंने शुरू की, टेस्ट क्रिकेट, बड़ी कमज़ोर टीम थी हमारी, और तो दुनिया सेकंड टीम्स भेजती थी जो बड़ी बड़ी इंग्लैंड वगैरह इस मुल्क में। और मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियंस बनाया। दुनिया में हमने जाके दूसरे मुल्कों में हम सीरीज़ जीत के आए, तो बड़ी हमें फ़ख्र होता था क्योंकि हमने एक ग़ुलामी से निकले थे और एक हम दुनिया को बता रहे थे कि हम भी आपका मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारा क्रिकेट था उस वक़्त। तो जब मैंने क्रिकेट छोड़ी तो मेरा, और क्रिकेट के दौर में मुझे हमेशा तकलीफ़ होती थी
कि हमारे यहाँ एक ग़ुलाम ज़हनियत थी, आज़ाद हुए ही नहीं ज़हनी तौर पे। कोई हमारे पॉलिटिशियंस कोई गोरा आ जाता था बाहर से, उसको ऐसे मिलते थे जैसे कि पता नहीं कोई खुदा आ गया है। एम्बसीज़ के अंदर जाओ या अमेरिकन एम्बसी में जाओ तो पाकिस्तानी ऐसे करके खड़े हुए होते थे हमारे सियासतदान उनके सामने। मुझे इतनी शर्म आती थी कि हमारे ये कोई ना कौमी गैरत रहे ना कोई पॉलिटिशियन। नीचे लोगों में गैरत थी, ऊपर जो लोग बैठे हुए थे तो बाहर जाते थे, वो नवाज शरीफ देख रहे, वो पर्चों से पढ़ रहा है, वो कोई यानी मुझे बड़ा अफसोस होता था। और ख़ास तौर पे जब वॉर ऑन टेरर में जब हम अमेरिका की जंग लड़ रहे थे तो जो तब पाकिस्तानियों को ज़िल्लत पाकिस्तान में मिली, यहाँ दहशतगर्दी, और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी थे उनको कहते थे कि जी ये सबसे ख़तरनाक मुल्क है, जंग भी उनकी लड़ रहे हैं, गालियाँ भी खा रहे हैं। तो मैं जो अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, और मेरी कोशिश रही है 26 साल से, तहरीक इंसाफ, कि एक कौम जब आज़ाद होती है ना तो उसमें दो पहलू होते हैं। एक तो कौम आज़ाद होती है इंसाफ से, इंसाफ हमें हुकूक देते हैं, मेरे फंडामेंटल राइट्स की हिफाजत करता है इंसाफ का निज़ाम, अदालतें, आइन मेरी डिग्निटी, मेरा रिस्पेक्ट, मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है, पाकिस्तान का आइन करता है। लेकिन है नहीं। तो जो सबसे बड़ी जंग ये है वो ये कि पहले तो लोग आज़ाद हों। आज़ाद कौमें ही बड़े काम करती हैं और इंसाफ इंसान को आज़ाद करता है। अब बरतानिया में हम पहली दफ़ा मैं जब गया तो लोग अपनी हकूक़ की बात करते थे, ये स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी के, कि ये मेरा राइट है। हमने कभी सुना ही कि नहीं था यहाँ, क्योंकि यहाँ डिक्टेटरशिप थी। तो पहले तो वो, और उसके साथ ही जुड़ी हुई है आज़ादी, यानी कौम अपने फैसले यहाँ करे, हमें डिक्टेशन ना दे बाहर से बैठ के कि जी रूस से तेल लेना या नहीं लेना। तो ये जो कल हम लोगों को जमा कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में और मेरा दिल कहता है कि ये तारीख़ी मजमा होगा, तो एक पैगाम देना चाहते हैं इस सारे इदारों को, सारी कौम को, कि देखिए ये जो अब पाकिस्तान का जिस फैसला कुन मोड़ पे आके खड़ा हो गया, ये अब वक्त है कि हम अपने आप को हकीकी तौर पे आज़ाद करें, क्योंकि कौमों में शऊर आ गया। अवाम अपने आप को आज़ाद करती है। जब अवाम में शऊर आ जाता है और वो समझ आती है कि ये, और जो आज समझ आ गई है सोशल मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से, अरशद शरीफ जैसे लोगों की वजह से, उन्होंने लोगों के अंदर शऊर पैदा कर दिया। तो मुझे कभी भी अपनी 27 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल में आज जितना मुझे एतमाद है कि आज हम एक जागी हुई जिंदा कौम इस मुल्क को आज़ाद करेगी। ये तो कौम पर एतमाद का आपने इजहार किया कि बहुत लोग आएंगे। कल जब आर्मी चीफ का तकर्रुर हो रहा था तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी थी, लेकिन आपने सदर मुमलिकत से मुलाकात भी की, उसके बाद सब कुछ ओके कर दिया। आपको लगता है कि जो जेस्चर आपने दिया है ये ट्रांसलेट होगा और आप जो अमली जद्दोजहद कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए वो आपको अब नज़दीक नज़र आ रहे हैं? देखिए सब दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो लोग बात करते हैं कि हमारी फ़ौज से लड़ाई हो जाए, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, आज़ादी मैं चाहता हूँ। अगर एक मजबूत आपका डिफेंस ना हो आप आज़ाद कैसे हो सकते हैं? और मैं वो आदमी हूँ जो समझता हूँ कि ग़ुलामी से बेहतर मौत है। मैं ये हमेशा समझता था, क्योंकि हम बड़े हुए थे जब मैं पहली जनरेशन था, हमारे जितने भी बड़े थे वो उन्होंने ग़ुलामी देखी हुई थी। मेरे बाप की जनरेशन ने अंग्रेज़ की ग़ुलामी देखी हुई थी, तो उनके अंदर एक बड़ा जज्बा था जब पाकिस्तान बना। हम तो छोटे थे ना, कि उनको फ़ख्र होता था कि हम एक आज़ाद मुल्क में अब पैदा, और बड़ी उनको होप्स थी कि हम एक कौम, एक अजीम कौम बनेगी। और फिर मैंने उनकी मायूसी भी देखी कि आहिस्ता आहिस्ता वो मायूस होते रहे। मुझे याद है अब्दुल हफीज़ कारदर जो हमारे बड़े ज़बरदस्त कैप्टन थे, पहले क्रिकेट कैप्टन थे, तो और वो ऑक्सफोर्ड भी गए हुए थे, तो उन्होंने ना एक बड़ी किताब लिखी कि जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट, कि हमारा कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो हमने उम्मीदें लगाई हुई थी तो वो गिरती गई और वो क्रैश होती गई। और वो क्यों होती गई? क्योंकि बदकिस्मती से हमने जो मुल्क जिस तरफ जा रहा था और जाना चाहिए था, हम और तरफ चले गए। और इंशाअल्लाह जो मेरी उम्मीद अब ये है कि हम अब सारे इदारों के साथ, देखिए इदारे मजबूत हुए तो मुल्क मजबूत हो, हम चाहते हैं इदारे मजबूत हों।
अगर हमारे मसले थे इदारों के अंदर 2-3 काली भेड़ें बैठी हुई हैं जिन्होंने एक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, इस मुल्क की उन्होंने लोगों के फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी की, अरशद शरीफ की शहबाज गिल की आज़म स्वाति की सहाफ़ियों की। अब क्या इनसे, क्योंकि हमें इनसे इख्तलाफ है तो इसका मतलब इदारे के अगेंस्ट है? ये क्या मतलब हुआ कि इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे इदारे उनको सफाई करते हैं। मेरी पार्टी के अंदर मैं सारे फरिश्ते हैं, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि मेरी पार्टी में जो गलत करे मैं उसको निकालूं तो पार्टी मजबूत होती है। क्या सोच क्या रहे थे आप जिस वक्त सदर मुमलिकत आए, बातचीत हुई? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि लोग जानना चाहते हैं कि आपका ये जो डिसीजन है, सदर मुमलिकत का जो डिसीजन है, क्या आपका थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि एक इल्ज़ाम लगता रहा आप पे कि जी फ़ौज में अपनी मर्ज़ी का सिपा सलार लगाना चाहते हैं, चीफ लगाना चाहते हैं। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। देखिए, पहले तो ना मैंने आज तक कभी अपना जज लगाने की कोशिश की है, ना अपना आईजी लगाने की कोशिश की है, ना नैब का हेड, ना FIA का हेड, ना मैंने कभी सोचा कि मेरा कोई आर्मी चीफ हो। मैंने कभी नहीं सोचा। मैं समझता हूं कि इन सब पे मेरिट के ऊपर लोग लगने चाहिए और मेरिट से इदारे मजबूत होते हैं। ये जो 2 करप्ट माफिया ख़ानदान जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर 30 साल हुकूमत की है, इनकी तारीख उठा के देख लें, इनकी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है कि मेरा जज लग जाए, मेरा IG लग जाए। इन्होंने पुलिस का बेड़ागार करके रख दिया। पंजाब पुलिस की ज़रा एक रिपोर्ट है हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में 93 में, कि कैसे इन्होंने मुजरिमों को भर्ती किया, अपने लोगों को जो मुजरिम थे पुलिस में भर्ती किया। तो ये जो मुजरिम जराइम पेशा लोग हैं, इनकी ज़रूरत होती है कि कंट्रोल किसी तरह करें कि हम पकड़े ना जाएं। तो नैब को कंट्रोल करो, सारों को करो, और फिर ताकत है सारी सबसे ज़्यादा फ़ौज के पास। सबसे जो इदारा अभी तक इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचा सके, बाकी तो इदारे तबाह कर दिए ना 30 सालों में, जो बचा हुआ इदारा वो है फ़ौज। अब इनकी पूरी कोशिश होती है उसको कंट्रोल करो, उसके लिए अपना चीफ चाहिए। मुझे तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैंने कौन सी कोई अपनी चोरी छुपानी है? मेरे लंदन में फ्लैट्स हैं, मुझे किस चीज़ का छुप? तो हमारी तरह के लोग इस मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं, और मुल्क मजबूत होता है मेरिट के ऊपर। तो इसलिए आप मेरिट की वजह से, या ये देखिए जी, इन्होंने फैसला किया, मेरे ख्याल में इन्होंने आर्मी चीफ को मुतनाज़ा किया, क्योंकि उन्होंने स्टैंड पूरा लिया कि जी हमें ये पसंद है। हम ये कहना चाहते थे कि आइन और कानून आपको अगर ये मौका देता है, हालांकि नवाज शरीफ का कोई राइट नहीं है आर्मी चीफ को सिलेक्ट करने का, क्योंकि वो मफरूर है, सजाए याफ्ता है, ना ही शहबाज शरीफ को है, क्योंकि इसको वो FIA के अंदर 16 अरब रुपए पे सजा होने वाली थी इसके बेटों को। तो ये लोग अहलियत रखते हैं कि मुल्क में मेरिट पे इतना अहम ओहदा नेशनल सिक्योरिटी का, उसका हेड चूज़ करें? मेरे ख्याल में इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम खेल रहे हैं आइन और कानून के बीच में। तो जो आइन और कानून कहता है, इनको उन्होंने राइट दिया हुआ है, तो इन्होंने चूज़ कर लिया। मैं ये समझता हूँ कि मैंने पहले भी कहा है, जो भी आर्मी चीफ बनेगा वो जो मर्जी ये चाहें कि अपनी कोशिश करें कि हमारे लिए काम करे, वो करेगा इदारे के लिए। 6 लाख फौज है पाकिस्तान की डिसिप्लिन, वो हो ही नहीं सकता कि वो उस फौज के और मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाए। अच्छा खान साहब, जो पहली जो एस्टेब्लिशमेंट जिसमें बाजवा साहब थे, सबको पता है, एक नज़र आ रहा था, उनका टिल्ट नज़र आ रहा था। अभी कुछ CBMs आपके होंगे जहन में कि जिससे ये साबित हो, जाहिर हो कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है, ए पॉलिटिकल हो गई है? वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, सबसे बड़ा स्टेप तो ये है कि जिस तरह की इन्होंने हमारे ऊपर 7 महीने में जुल्म किया है, और उसके पीछे अब पुलिस से पूछें जी 25 मई को आपने ये क्या किया, वो आगे से कहते हैं जी हमें पीछे से वो कह रहे थे, वो डाल रहे थे इनके ऊपर। जिसको FIA वालों को पूछा जी, ये सबको पकड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के बच्चों को पकड़ रहे हैं, रात को उठा रहे हैं, पीछे कौन? वो कहते जी हमें पीछे से हुक्म है। जो भी ये इलेक्शन कमीशन, इसके अंदर से आवाज़ें आती है कि जी हम इनके कहने पे कर रहे हैं, हमें ये पीछे जोर लगा रहे हैं। सो जो शहबाज गिल से हुआ, जो इससे आज़म स्वाति से हुआ, उन्होंने तो सीधा सीधा नाम लिया है कि इनके अंदर जो लोग बैठे हैं, वो जो डर्टी हैरी है, उन्होंने तो नाम लिया उसका।
और उसके अलावा जो अरशद शरीफ से हुआ, जो धमकियाँ मिल रही थी, हम सबको, सहाफ़ियों सबको पता कि कौन धमकियाँ दे रहा था उन्हें। तो मैं सबसे पहले तो खुदा का वास्ता है आइन के साथ चलो, आइन और कानून के बीच में रह के जो भी करना करो। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल चीज़ें हैं, लोगों को उठा के मारना, नंगा करना, ये करना, टेपे बनाना, वीडियोस बनाना, ये तो खुद देखें, इदारे अपनी इज्जत खुद बनाते हैं। इदारों की इज्जत उनके अमाल की वजह से बनती है। जुडिशरी या जज की इज्जत उसके फैसलों से बनती है। दुनिया तो उसको इज्जत नहीं दे सकती, इज्जत आपके अमाल देते हैं आपको। तो आपने अगर जो भी नई बिगिनिंग है, नई बिगिनिंग में कम से कम इन लोगों को तो फारग करें ना, जिन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है और जो सब जानते हैं कौन है वो। अच्छा, इलेक्शन की डिमांड है, अगर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे और कहीं पर गवर्नमेंट के जहन में आती है या उन्हें बताया जाता है कि आप इलेक्शंस के लिए जाएं, तो बहुत सारे मसाइल के लिए आपको बैठना पड़ेगा, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर नया, केयर टेकर्स, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स अगर ज़रूरी हों। तो बहुत सारे जो पीडीएम के लोग हैं वो कहते हैं जी कि उसके लिए तो बेस्ट ये है कि खान साहब असम्बलियों में वापस आएँ, उनकी जमात, और वहाँ पर बैठ के बात हो। देखिए सभी, बात सिर्फ एक चीज़ है, क्या आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करवाना चाहते तो बात हमने इनसे क्या करनी। उन लोगों से मैं क्या बात करूं जिन्होंने आके मुल्क का बेड़ागर करके रख दिया। 7 महीने में जो इस मुल्क की तबाही हुई है, आप जरा किसी बिजनेसमैन से पूछें, आप किसानों से पूछें, आप किसी तबके के ऊपर आज रियल एस्टेट वालों से पूछें, जो भी शोबा जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, जो ग्रोथ रेट बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, आज उनसे पूछे तो सही कि 7 महीने में मुल्क पे क्या हुआ। कौन सा एटम बॉम्ब गिर गया पाकिस्तान में, आज तबाही मच गई। आज हर तबका रो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई आसमानों पे जा रही है, और सामने कुछ नजर भी नहीं आ रहा कि इनके पास कोई रोड मैप है। ये सिर्फ एक काम इन्होंने किया कि एक एक के अब करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। बारी बारी इन्होंने जो नए अमेंडमेंट्स किए हैं, इनके अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। अब इन लोगों से, जुराइम पेशा लोगों से हमने क्या बात करनी है, सिवाय क्या बताएं इलेक्शंस करें। इन्होंने इलेक्शंस करवाने नहीं है, सिर्फ इसलिए नहीं करवाने कि इनको पता है कि आज जब भी इलेक्शन करवाएंगे इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इनको पता है इस चीज़ का, क्योंकि कौम ने इनके 7 महीने देख लिए। अब मुल्क की ज़रूरत इस वक्त इलेक्शन है। इकॉनमी को ठीक करना तो इलेक्शंस करवाओ। अगर आपने इकॉनमी को ठीक करना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो इलेक्शन से आती है। अगर आपने इकॉनमी को ठीक करना है या अपनी माशत को ऊपर उठाना है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद होती नहीं है। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन से आएगी और आगे अगर उम्मीद है तो वो इलेक्शन से आएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हम इलेक्शन में पिट जाएंगे, मुल्क तबाह हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो, तो ये तो अनसस्टेनेबल है। मुझे तो खौफ ये है कि ये जिस तरफ हमें लेके जा रहे हैं ये सारों के हाथों से निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप अपना वो क्लिप प्ले करें जो 1 जून को मैंने आपके साथ दिया था, एक क्लिप, और मैंने पेशन गोई की थी कि ये मुल्क का बेड़ागार कर देंगे, ये माशत का बेड़ागार कर देंगे, डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएंगे। और जब डिफ़ॉल्ट करता है मुल्क, तो आप ये समझ जाएं कि मुल्क की सबसे बड़ी इफेक्ट होती है नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी हमने जो पॉलिसी बनाई थी, नेशनल सिक्योरिटी में फ़ौज एक उसका हिस्सा है, दूसरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। आप जब आपकी इकोनॉमी नीचे जाती है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी नीचे जाती है। सोवियत यूनियन के पास सबसे बेहतरीन फ़ौज और हथियार थे और बॉम्ब थे, लेकिन जब उनकी इकोनॉमी नीचे गई तो उनका टूट गया सोवियत यूनियन। तो मुझे तो ये ख़तरा है कि ये जो एक एजेंडा पे आए थे कि सिर्फ अपने केस ख़त्म करने हैं, तो मैं आज ये सोचता हूँ कि जिन्होंने इनको लेके आए थे या इनका रास्ता नहीं रोका इस मुल्क के ऊपर, जो पता था 30 साल इनका रिकॉर्ड क्या है, वो तो आज अपने आप को सवाल करें कि उन्होंने मुल्क से किया क्या, आज क्या किया। नाज़रीन, इमरान खान हमारे साथ हैं और यहाँ पर एक ब्रेक हम लेंगे, वापस आते हैं तो बहुत अहम इश्यूज़ हैं, सियासी इश्यूज़ हैं, कुछ पर्सनल बातें भी खान साहब से करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इमरान खान साहब हमारे साथ हैं और आप भी देख सकते हैं तकलीफ़ है, अभी ज़ख़म जो है पूरी तरह नहीं भरा, लेकिन इसके बावजूद
वो पिंडी जा रहे हैं, वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैवल कितना मुश्किल होगा, चढ़ना स्टेज पर इस हालत में बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने ये सवाल किया इंटरव्यू से पहले, तो जो जवाब मुझे दिया खान साहब ने, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल हो, ये मेरी कौम का मसला है, मेरे मुल्क का मसला है, मैं ज़रूर निकलूँगा क्योंकि लोग वहाँ पर आएंगे। खान साहब, आप इतनी तकलीफ़ में आपने ये फ़ैसला किया है कि किसी सूरत भी पिंडी से आप नहीं हटेंगे और वहाँ पे जाएंगे, और बड़ी तकलीफ़ है आपको, आई कैन सी दैट। तकलीफ़ है असल में, ये जो 2 गोलियाँ ऊपर लगी थी ना, ये तो अल्लाह का शुक्र है ठीक तरह भर रही हैं। मेरी जो हड्डी टूटी है ना, जो तीसरी गोली नीचे लगी थी, उससे मेरा इस वक्त इस टांग के ऊपर पूरा जोर भी नहीं आता, और असल में तकलीफ़ है वहाँ, क्योंकि वो नर्व्स भी हिट हुई उसकी वजह से पाँव तक, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम मेरा टांग का है इस वक्त, यानी चलने का प्रॉब्लम है। आप वज़न नहीं डाल सकते? वज़न नहीं डाल सकता। लेकिन फिर भी कल पिंडी में लोगों से मिलेंगे आप? नहीं, मैंने जाना तो ज़रूर था, मैंने तो पहले से फ़ैसला किया हुआ था। पिछले इतवार का भी मैंने सोचा था, लेकिन वो डॉक्टर्स ने कहा कि वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि मेरे ज़ख्म भी बड़े अभी वो स्टेज पे नहीं था कि मैं एक्टिविटी करूं। लेकिन मैंने कल इसलिए जाना है कि देखें, ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मुल्क में डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। ये एक फ़ैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। इस वक्त एक जागी हुई कौम है, और मैं ये चाहता हूँ कि हम अब कभी भी वो पुराने ज़माने में ना जाएं कि जिधर भेड़ बकरियों की तरह कौम को समझा जाता है कि पहले उन चोरों को कहते हैं कि जिन्हें ये चोर हैं, आप उनको चोर कहते हैं, उनको निकालते हैं, फिर उनको वापस ले आते हैं कि जी आप ये किसी गंगा में धुल के आ गए, आप ठीक हो गए, आप एनआरओ मिल गया, फिर उनको चोर कह देते हैं, फिर उनको ऊपर मुसलत कर देते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तौहीन है हमारी कौम की कि राना सनाउल्लाह जैसे बदमाशों को ऊपर जाके इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है। शरीफ ख़ानदान, इनकी 30 साल से चोरी है, हर बारी वो चोरी होती है, वो बाहर भाग जाते हैं, वहाँ जाके आराम से रहते हैं और एंजॉय करते हैं लंदन के महंगी महंगी जगह, और फिर यहाँ लूटने के लिए वापस आ जाते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारी कौम की तौहीन है। तो मैंने तो कहा हुआ है कि मैं तो जब तक जिंदा हूँ मैं इनका मुकाबला करूँ। जरदारी उधर है, सिंध से जो वो जुल्म कर रहा है, जो सिंध के लोगों से कर रहा है, मैंने जितनी, यानी सिंध के लोगों को जितनी आज़ादी की ज़रूरत है इस जरदारी माफिया से, किसी भी पाकिस्तान, बाकी सारा पाकिस्तान में फिरा हूँ, लेकिन जो जुल्म वहाँ है वहाँ कहीं और नहीं है। तो वहाँ तो बिल्कुल इन्होंने लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, पुलिस थाने उंडे रखे हुए हैं, झूठे पर्चे हैं, वो बेचारे लोगों को जकड़ा हुआ है इन्होंने। तो ये वक्त है कि एक कौम खड़े हो अपनी आज़ादी के लिए, और कौम, ये जो कल का हमारा मकसद ही है हकीकी आज़ादी, यानी हम वो मुल्क बनना चाहते हैं जो कि कायद आज़म ने अपनी जान के ऊपर, यानी वो मर रहे थे कैंसर से, उसके बावजूद वो बताते किसी को नहीं थे कि मुल्क बन जाए किसी तरह। और फिर जो बड़ी ख्वाब थी अल्लामा इकबाल की कि पाकिस्तान बनेगा क्या, तो हम उस ख्वाब के ऊपर वापस चलना चाहते हैं। हम ये जो जिस तरह हमें बना दिया है इन्होंने कि कभी इधर बेकारियों की तरह, कभी उधर जा रहे हैं, और कभी लोगों को क्रश कर रहे हैं। जो ताकतवर है उसका फैसला है कि जो मर्जी जुल्म करे लोगों पे, अदालतों में जाते हैं तो वहाँ बेचारा आम आदमी पिस जाता है। तो ये एक टोटल एक मुल्क को और सिर्फ कौम कर सकती है। मैं आपको बताऊं, इदारों के ऊपर भी कौम प्रेशर डालती है बरतानिया में, और ये ज़्यादा कौमें ये करती हैं। बरतानिया में वो गए इराक वॉर में, इराक की जंग में वो शामिल हो गए, तो सारों वहाँ पता तो सबको था कि बरतानिया और अमेरिका असल में तो जा रहा है इराक में तेल है। तो अब सोचें कि बरतानिया के लोगों को पता था कि उनकी ऑयल कंपनीज को फ़ायदा होना है उससे। 20 लाख लोग निकले सड़कों पे कहने के लिए कि ये नाइंसाफ़ी है इराक से, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। 20 लाख लोग। मैं पाकिस्तान में कोशिश करता रहा निकालने के लिए लोगों को, वो 500 लोग भी ना देखे। तो अब बदल गया पाकिस्तान, वही लोगों में शऊर आ गया। और जो हमारी नई नस्ल आ रही है, मुझे तो इसके ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ने जगा दिया लोगों को। मेरे ज़माने में मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता था, तकरीरें करता था, उनको ही नहीं समझ होती थी पॉलिटिक्स की। तो अब स्कूल के बच्चों के अंदर मोबाइल फ़ोन की वजह से वो पोलिटिसाइज हो गए। सियासी, जब आपके लोगों में शऊर आ जाता है ना जी, तो वो फिर फोर्स करते हैं इदारों के ऊपर, वो प्रेशर डालते हैं। और ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसके पास फ़ोन है उसके पास आवाज़ है। अच्छा, आप दबाव की और प्रेशर की बात कर रहे हैं, कल लोग भी आप इसीलिए लेके आ रहे हैं कि पूरी दुनिया देखे, और दबाव एक पॉलिटिकल जो आपका राइट है कि प्रेशर पड़े, आप इनसे डील भी सबसे कर रहे हैं।
क्या लगता है आपको, आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है कि इलेक्शंस कब तक होंगे? देखिए, इलेक्शंस तो अब होंगे ही, और वो ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये फिर से ये डरे हुए हैं कि इलेक्शंस अगर होंगे तो ये हार जाएंगे। ये जब भी इलेक्शंस होंगे हार जाएंगे, तो क्या ये अक्टूबर में जीत जाएंगे? इन्होंने इनकी तो जितनी देर ये रह रहे हैं गवर्नमेंट में, ये तो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि जो हालात मुल्क के इन्होंने पैदा कर दिए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो महंगाई है। जो महंगाई आज इन्होंने सारी हमारे ऊपर कैंपेन चलाई कि महंगाई कर दी, तो इन्होंने जो महंगाई की है, और फिर मुल्क भी नीचे जा रहा है, फिर बेरोजगारी भी बढ़ रही है, सारी बिजनेसेस नीचे जा रही हैं। इंडस्ट्री जो हमने इंडस्ट्री को उठाना टाइम लगता है। यानी जब इंडस्ट्री आप मसलन किसान की मदद करें तो 6 महीने में उसकी फसल है, तो 6 महीने में उसका रिजल्ट आ जाता है। आप अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो साल, 1.5 साल, 2 साल उसके बाद उसका फ़ायदा होता है, तो वो टाइम लगता है। तो हमारे 34 साल में हाईएस्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, आज वो 0 पे आ गई है। तो इनके ये जितनी देर रहेंगे मुल्क तो नीचे जाएगा। अब तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के पास अगर आपने बचाना है इस मुल्क को तबाही से, तो इलेक्शंस के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अगर ये इलेक्शन थोड़ा सा भी डिले होते हैं तो फिर आपको ये जो एक टेम्पो है, लोगों को बिल्कुल इस तरीके से इन्वॉल्व रखना सियासी तौर पे एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर कुछ नज़र ना आ रहा हो तो आम आदमी मायूस भी तो हो जाता है। नहीं जी, देखिए, इलेक्शंस क्या ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक चले जाएंगे, अगला अक्टूबर ही आ जाएगा ना। लेकिन हमने इनके ऊपर अब पूरा प्रेशर रखेंगे। यानी ये जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये कल ख़त्म नहीं होनी, ये चलेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है इलेक्शंस की, तो ये तो चलेगी आगे। ये लाना चाहते हैं नवाज़ शरीफ को वापस, और कहते हैं कि इस साल के एंड तक वो वापस आ जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि सियासत में कैसे आएंगे, लेकिन आज एक फ़ैसला हुआ है फैसल वावडा का, सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने किया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलत बयानी हो गई डुअल नेशनैलिटी के हवाले से, तो उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब ये बेसिकली एक फाउंडेशन बनाई जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो ताहियात नाहली है उसका भी खात्मा इसी तरीके से हो जाए। देखिए, क्या होता है मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन एक मुल्क के अंदर आप सारी अखलाकियात ही तबाह कर रहे हैं। देखें, जो डेमोक्रेसी है ना, जो हमने बरतानिया से लिया, उससे पहले चले जाएं। असल में तो जो डेमोक्रेसी थी हमारी, वो तो शुरू हुई थी मदीना की रियासत में। वहाँ बादशाह तो नहीं थी, वहाँ तो उन्होंने शूरा बैठती थी और वो सिलेक्ट करते थे, और कोई यानी मेरा बेटा तो नहीं बनता था ना, जो मेरिटोक्रेसी थी। तो बरतानिया की जो डेमोक्रेसी हमने अपनाई है, उसकी बेसिस क्या है कि डेमोक्रेसी खड़ी होती है इखलाकी कुव्वत पे, इखलाकियात पे। बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर पहले तो डेविड कैमरॉन रिज़ाइन कर देता है जब उसकी तकरीबन 2/3 अक्सरियत, भारी अक्सरियत थी, उसकी रेफरेंडम हारता है। तो रेफरेंडम हारने पे तो उसको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कहता है मैं अखलाकी कुव्वत खो बैठा हूँ, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। बोरिस जॉनसन, आप सोच लें कि पाकिस्तान में तो खबर भी नहीं बननी थी कि उसने कहा जी, उसने डाउनिंग स्ट्रीट में अपने लोगों को तब इकट्ठा कर दिया जबकि सोशल डिस्टेंसिंग थी कोरोना में। अब उसके ऊपर एक भारी अक्सरियत वाला प्राइम मिनिस्टर निकल जाता है। तो सोच लें कि उनकी अखलाकियात के म्यार क्या है, उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके ऊपर उनकी जमहूरियत है। अब यहाँ तमाशा देखें कि आदमी 30 साल से लूट रहा है, इसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं इसकी चोरी के ऊपर, कन्विक्ट हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, झूठ बोल के मुल्क से भागता है। ये दूसरी दफ़ा झूठ बोलता है। पहली दफ़ा मुशर्रफ से मुआहदा करके भागता है, 8 साल कहता रहा कोई मुआहदा नहीं, जब तक वो साउदी शहजादे ने यहाँ के दिखाया नहीं। तो एक झूठा आदमी एक मुल्क से झूठ बोल के भागा हुआ, जेल से भागा हुआ, सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करता है। अगर आप उसको समझते हैं कि वो कोई ऐसा कोई चीज़ है कि पाकिस्तान की सियासत उसके बाद चल नहीं सकती, और उसके लिए आप ख़ास कोई कानून बनाते हैं कि वो वापस आके लड़ ले, मुझे इसके लड़ने से कोई मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये आके लड़ेगा इसको, क्योंकि इसको पहली दफ़ा पता चलेगा कि ये कौम बदल चुकी है जब से ये भागा बाहर। लेकिन मसला पाकिस्तान की अखलाकियात का है। हम क्या पैगाम दे रहे हैं मुल्क को कि यहाँ इसका मतलब यहाँ बुरा है ही नहीं, इसका मतलब ये कौम अमर बिल मारूफ पे चल ही नहीं रही। जो अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज़ करो,
तो यहाँ तो इन्होंने ख़त्म कर दिए, चोरों को आके असेंबली में बैठा के वो अपने आप को कानून बना रहे हैं, वो बचते जा रहे हैं, गरीब आदमी जेलों के अंदर है। ये तो मुल्क की फाउंडेशन ख़त्म कर रहे हैं। देखिए समी, जो मुल्क खड़े होते हैं ना, वो इखलाकी वैल्यूज़ के ऊपर, मॉरल वैल्यूज़ पे खड़े होते हैं। हाँ, हर मुल्क के मॉरल वैल्यूज़ होते हैं। जब आप वो मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म कर देते हैं तो आपको कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती। आप तारीख़ उठा के देख लें, कौमें तबाह होती है जब वो उनके मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। आप किसी को देख लें, मुग़ल को देख लें, आखिरी दौर में इनके हालात देख लें, आप तुर्कों को देख लें जो उस्मानिया सल्तनत थी, रोमन एम्पायर देख लें, ये सारे एम्पायर आखिर तौर पे जब वो गिरते हैं तो उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स तबाह हो जाती है। मुसलमानों को देख लें, हमारे जो शुरू। सो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं मुल्क को। पहले तो इनको चोरों को लेके आए, फिर इनको NRO दिलवाया, ऊपर बैठाया हमारे मुल्क पे, इनके केसेस ख़त्म किए। अब वो जो चोरों का सरदार है वो भी वापस आए, जो कन्विक्ट हुआ सुप्रीम। तो मतलब ये जेल खोल दें, फिर वो बेचारे गरीब जो जेल में भरे हुए, उनका क्या कसूर है? अच्छा, एक क्योंकि पंजाब में आपकी अलाइज़ की गवर्नमेंट है, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं, बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स है, गुफ्तगू भी करते होंगे। पॉलिटिकली इस वक्त पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब का जो कंडक्ट है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए हमारा बड़े ठीक ठाक ताल्लुकात हैं, लेकिन सिर्फ मसला ये होता है कि जब आप एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही होती है, आसान नहीं होता। आपको फिर गिव एंड टेक आपस में करना पड़ता है। यानी जो आपका एजेंडा इम्प्लीमेंट करना है वो इतना आसान होता नहीं है, लेकिन हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि जब ये FIR का मामला था तो उसमें बहुत ज़्यादा ये शोर हुआ कि शुरू में कि जी वो शायद पंजाब हुकूमत ने ये कहा है, फिर आपने जब सारी बात बयान की, वजाहत की, तो उससे चीज़ों को पता चला। लेकिन एक इम्प्रेशन बीच में कुछ लोगों ने क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। चौधरी परवेज़ इलाही ने, मुनिस ने, उन्होंने पूरा जोर लगाया। वो पुलिस वाला कहता कि जी जो था, उसने कहा जी मैं साइन नहीं कर सकता इस FIR पे, आप मुझे हटा दें, मैं रिज़ाइन करता हूँ, किसी और को बैठा दें। वो इतना खौफ था कि जी वो नाम ले लिया डर्टी हैरी का, उसका कोई इतना खौफ था। वो यानी हम हुकूमत में हैं पंजाब में और वो पुलिस FIR नहीं रखवा रही। मैंने सिर्फ ये कहा कि देखें, आप सोचें कि अगर ये मेरे ऊपर कातलानामा, मुझे पता है किसने किया है, मुझे पहले से इंफॉर्मेशन थी कि ये 3 मुलव्वस है, उन्होंने करना है, और मैं FIR नहीं रखवा सकता। आप सोचें कि कमज़ोर आदमी इस मुल्क में वो किधर खड़ा है, जिधर भी वो ताकतवर के सामने जाएगा वो इस तरह वो उनका पैसा खिला देगा, डरा देगा, धमका देगा। तो इंसाफ तो नहीं मिलने लगा किसी को, अगर मुझे नहीं मिलता। आपने खुद भी कहा कि एक दफ़ा हमला हुआ है तो आपको ख़दशा भी है, दोबारा भी हमला कर सकते हैं। कल आप पिंडी में जाएंगे, बड़ा क्राउड होगा, लोगों में जाएंगे, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कोई ख़ास होंगे या क्या आपके जहन में है? बिल्कुल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं। वो मेरी पार्टी लोगों की मुझे इतनी मैसेजेस आ रही है कि जी अपना ध्यान रखो। वो ठीक कहते हैं कि एहतियात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप पूरी अपनी इंसान एहतियात करें, फिर अल्लाह पे छोड़े। लेकिन देखिए ये जो खौफ है ना मौत का, मैंने तो मौत बड़ी करीब से देखी ना, क्योंकि मैं जब गिर रहा था तो यहाँ से गोलियों की मुझे वो गई हैं ऊपर से, तो मैं अगर वो ना टांग पे गोली तो सीधे ऊपर लगनी थी, या वो लड़का हाथ ना वो इब्तिसाम जी वो ना हाथ मारता तो वो गोली बजाय इधर लगने के ऊपर लगनी थी सारी। तो मैंने तो देखी है। तो अल्लाह बचाने वाला है, कोशिश इंसान करता है, लेकिन ये ईमान हमारा होना चाहिए कि वो जब तक उसका फैसला नहीं है ना, आप दुनिया से नहीं जाते। ये बिल्कुल ये बात आपकी सही है। तो फैमिलीज़ भी आएंगी कल, बच्चे भी आएंगे। इन्होंने बड़ा कोशिश की है, टेरर फैलाएं, खौफ के जी सुसाइडल बॉम्बिंग हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सो व्हाट डू यू से टू द फैमिली? देखिए ये इतना डरते हैं लोगों से, अवाम से, ये चोर इतना डरते हैं क्योंकि इनके लिए कोई निकलता नहीं है, इनसे जलसा ही नहीं होता। ये मिल के भी सारी 11 की 11 ये जो भी हैं टोला चोरों का, ये मिल के भी तो आधे से भी कम, यानी छोटा सा मनारे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं भरता। हमारे ये 65-70 जलसे देख ले जब से मैं पार से बाहर निकला, मुझे खुद हैरत है कि किस तरह पब्लिक नहीं। लेकिन जो ख्वातीन निकलती हैं, मैं आपको यकीन बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं समझा था कि हमारी घरेलू ख्वातीन, यानी मैंने सारे रास्ते जब मार्च में मैं जा रहा था, औरतों ने अपने सर कवर किए हुए घरेलू बच्चों के साथ क्राउड के अंदर चली जा रही है, छतों के ऊपर खड़ी हैं। मैंने कभी ऐसे सीन्स नहीं देखे कि जिस तरह की ख्वातीन की पार्टिसिपेशन है। और
हमारे जलसे में हमेशा आती हैं ख्वातीन, और इंशाल्लाह फैमिलीज आएंगी, ख्वातीन आएंगी और बड़ा होगा। और कोई डरने की टारगेट तो मैं हूँ, तो लोगों का तो नहीं, लोग तो बचे हुए हैं ना, कि कोई बॉम्ब तो नहीं ना फटेगा, उन्होंने तो सिर्फ मेरे ऊपर करना है। तो मैं इंशाल्लाह एहतियात कर रहा हूँ और फिक्र भी कोई नहीं है। क्यों देखें, ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इंसान को हर चीज़ से आज़ाद कर देता है। मैं आपको यकीन दिलाऊँ, ये आपके अगर दिल में चला जाए ना, तो ये चीज़ें सारी निकल जाती है आपकी कि जी ये वो क्या होगा। मुझे जो अल्लाह ने बचाया है, मैंने तो करीब से मौत देखी है, और उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया, कुछ थोड़ा सा एक आपके दोनों साहबजादे भी आए वहाँ से आपकी इयादत के लिए, तो आपको पहले व्हाट वर यू फीलिंग, आपके क्या थॉट्स थे जब वो आ रहे थे, जब उन्होंने आपको बताया, फिर जो टाइम आपने स्पेंड किया, इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग। पहले तो 3 साल के बाद आए वो, और क्यों नहीं आया, क्योंकि वो कोरोना की वजह से 2 साल ट्रैवल इतना मुश्किल था। वो दोनों पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में, तो प्रॉब्लम्स था, तो वो, और 1 साल मेरा ये सारा इसी में निकल गया। तो वह मैं उनको खुद ही नहीं बुला रहा था, और फिर मेरे ऊपर केसेस थे, मुझे डर था वो बेचारे आएँ और मैं अगर यानी वो कोई पुलिस एक्शन हो, मुझे जेल में डाल दे, तो मैं उनके लिए उनको नहीं बुला रहा था। लेकिन जब ये हुआ तो वो दोनों परेशान, ज़ाहिर बहुत परेशान थे। तो आए, बड़ा अच्छा टाइम हमने गुजारा, मुझे मौका भी मिल गया उनके साथ टाइम गुजारने का। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल आप पिंडी में होंगे, हम भी इंशाल्लाह पिंडी में होंगे, आपसे वहाँ पे मुलाकात होगी। नाज़रीन, ये था आज का तज्जिया, और इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।